शुरू करिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, उसका ओवरव्यू कि बजट और सर्वे। तो सर्वे 2016 के अंदर जो होगा वो 2015-16 का होगा और उसके अंदर 2 वॉल्यूम रहते हैं। वॉल्यूम 2 के अंदर पुराने साल में क्या हुआ उसके ऑब्जर्वेशन और वॉल्यूम 1 के अंदर फ्यूचर सजेशन दिए जाते हैं। उसके बाद आएगा बजट। बजट अगले साल के लिए होता है, दैट इज 2016 से 17 तक। और यहाँ पर जो फ्यूचर सजेशन दिए गए हैं उसमें से कुछ अपने बजट के अंदर एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब कुल मिला के वहाँ बहुत सारे चैप्टर्स बजट के अंदर, ट्रांसफॉर्म इंडिया के नाम पे 9 पिलर्स, राइट। तो वो सारी चीजें हम केवल 6 पिलर्स के अंदर खत्म करेंगे। 1 वाज बैंकिंग फाइनेंस, दूसरा है बजट फिजिकल पॉलिसी, थर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंट एंड लास्टली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम लोग यहाँ पर थे बैंकिंग फाइनेंस और उसके अंदर भी बैंकिंग वाले पोर्शन में। पिछली बार मिले थे तो बात करी थी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पर कि बिजनेस फर्म को लैंड लेबर कैपिटल मिलता है, लेकिन अगर कोई फर्म इनएफिशिएंट हो तो इच्छनीय ये है कि वहां से लैंड लेबर कैपिटल वो किसी एफिशिएंट फर्म के अंदर चला जाए ताकि उससे ज्यादा उत्पादन हो सके, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले वगैरह। और जब ऐसा नहीं होगा देन इट लीड्स टू चक्रव्यूह चैलेंज। उसका मेन कारण ये था कि कंपनियां शुरू तो हो जाती हैं बट वो बंद नहीं हो पाती है। और चक्रव्यूह चैलेंज के चलते इकोनॉमी को 3 प्रकार के कॉस्ट देखने पड़ते हैं, पॉलिटिकल कॉस्ट, फिजिकल कॉस्ट एंड लास्टली इकोनॉमिक कॉस्ट। और अंत में हमें दिखेगी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, इसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक की बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है और लार्ज कॉर्पोरेट के अंदर। वहां पर फोकस किया पब्लिक सेक्टर बैंक, तो उनके लिए एसेट्स मतलब जो पैसा वो लोन में घुमा रहे हैं, वहां पर होगा स्टैंडर्ड एसेट्स, एनपीए, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। हमने देखा कि वो अगर एनपीए ना बन जाए उसके लिए पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, स्पेशल मेंशन अकाउंट और आरबीआई का 3R फ्रेमवर्क फॉर रिवाइटलाइजिंग डिस्ट्रेस एसेट की सबसे पहले रेक्टिफिकेशन करो, फिर रिस्ट्रक्चरिंग, और ये दवा ना हो पाए तो लास्टली सरफासी एक्ट के अंदर आप जाके रिकवरी करो। और रिकवरी के लिए ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और पूरी चीज। लेकिन हमने पाया था कि यहाँ पर बहुत सारा डिले हो रहा है, 4 लाख करोड़ से ज्यादा की केस पेंडिंग है और रिकवरी बहुत कम है। सरकार ने भी इस बात को माना और नया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आए कि ये सरफासी और डीआरटी के अंदर मामला पहुंचे उससे बाहर ही इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एडजुडिकेटर के पास ये बैंक और उसके बोरोवर जाएं और अपना आपस में समाधान कर लें। फिर बात करी थी कि ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक के बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट्स के बैलेंस शीट में भी प्रॉब्लम है और वहां पर टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स थे टेक्सटाइल, माइनिंग, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन। और यहाँ पर क्यों, क्या समस्या थी उसकी डिटेल में चर्चा करी। और ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स का निकाल करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने सुझाए हैं 4R एंड 4D। 4R मतलब रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिफॉर्म, और 4D के नाम पे डिसेंटर, डिफरेंशिएट, डाइवर्सिफाई एंड डीरेगुलेट। वहां पर हमने फोकस किया बासेल 3 नॉर्म्स फॉर बैंक रिकैपिटलाइजेशन। बासेल 3 नॉर्म्स ये बोलते हैं कि मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो मतलब CRAR कितना होना चाहिए, 9%। और हमने प्रोजेक्शन देखे थे कि 2019 तक सरकारी बैंकों को एडिशनल 1.8 लाख करोड़ दे विल रिक्वायर, मतलब रिकैपिटलाइजेशन की आवश्यकता होगी, जहां पर सरकार उन्हें कुछ मदद करेगी और बाकी का उन्होंने पैसा कैपिटल मार्केट से लेके आना पड़ेगा। वो भी हमने डिटेल में समझा था कि कोई भी बैंक भी कैपिटल बनाती है तो 2 तरीके से आता है, डेब्ट एंड इक्विटी। और वहां से अब एडिशनल कैपिटल जमा करना है 1.8 लाख करोड़ रुपीस। यहाँ पर इक्विटी के नाम पे सरकार ने बोला कि इंद्रधनुष स्कीम के चलते हम 70,000 करोड़ रुपीस आपको देंगे, और एक साथ नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में 25, 25, 10, 10, राइट। तो ये इतने आ गए, बाकी बचे 1.10 लाख करोड़। तो उसके बैंक वाले चाहे तो दूसरे और इक्विटी IPO FPO इशू कर सकते हैं, लेकिन शर्त की सरकार ने कि सरकार का शेयर होल्डिंग 50% से कम नहीं होना चाहिए, सिवाय कि एक बैंक, कौन सी, IDBI। और डेब्ट के नाम पे भी वो अपने कैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू कर पाते, और सरकार ने बोला कि वो 7 पे कमीशन में जो एडिशनल हम सैलरी देने वाले हैं उसका कुछ हिस्सा बॉन्ड के नाम पे दिलवा देंगे ताकि आपका भी काम हो जाए। आगे बात की बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर नरसिम्हन 1 और 2 तो हो गया, अब 3 की आवश्यकता है। तो इंद्रधनुष और दूसरे क्या क्या रिफॉर्म चल रहे हैं। पहली बात, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम करना है तो 4R 4D रेजोल्यूशन बताया। बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी होनी चाहिए, राइट। बाइफर्केशन ऑफ CMD पोस्ट की चेयरमैन ऑफ द बोर्ड अलग हो, MD एंड CEO अलग हो। बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाएंगे ताकि ये सीनियर पोस्ट पे आदमियों को पसंद किया जा सके। बैंक कंसोलिडेशन के नाम पे छोटी सरकारी बैंकों को बड़ी के साथ मर्ज किया जाएगा। एंड सब मिसलेनियस इश्यू, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर उस हिसाब से MD CEO का एडिशनल परफॉर्मेंस पैकेज तय होगा वगैरह वगैरह। ठीक, तो हमने ये बैंकिंग फाइनेंस और उसका बैंकिंग पोर्शन, और वहां सर्वे ने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ट्विन बैलेंस शीट, बासेल नॉर्म्स, 4R 4D, इंद्रधनुष, बैंक बोर्ड ब्यूरो वगैरह की जो बातें करनी थी लास्ट लेक्चर में हमने खत्म करी। अब आज फोकस करेंगे
इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, MCLR क्या है, राइट, प्रायोरिटी सेक्टर का नया फ्रेमवर्क, और वहां पर ये सर्टिफिकेट सिस्टम लेके आए, डिफरेंशियल बैंक की कुछ बातें करेंगे। तो आज का ये लेक्चर ज्यादातर इकोनॉमिक सर्वे उसका वॉल्यूम 2 और वहां है चैप्टर 3 मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता। वगैरह क्या है, आज तो हम जल्दी से रिवीजन करके नई बातों पे फोकस करें। ठीक, शुरू करते हैं। पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी राजन भाई नए 10 लाख रुपए के नोट बना के इसको दे दे तो क्या इससे गरीबी कम हो जाएगी? आरटीसी सेंटर्स माइक बंद रखो, डिस्टर्बेंस आवे छे। प्याज टमाटर खरीदने जाएगा तो 100 रुपए प्रति किलो नहीं, वो बिकेगा 2000 रुपए प्रति किलो। तो परसेंटेज वाइज आप देखो तो महंगाई में या उसके परचेजिंग पावर में कोई खास फर्क दिखेगा नहीं, मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरी बात, इकोनॉमी है, उसके अंदर अलग अलग पार्टिसिपेंट रहते हैं। कोई बिजनेसमैन है, उसे अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू करनी है, नया कैपिटल चाहिए। ऑलरेडी कंपनी है, उसे एक्सपांड करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। कोई विद्यार्थी है, हायर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए। कोई किसान है, उसे नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन के लिए इनपुट्स खरीदने के लिए लोन चाहिए, राइट। तो इन सबको भी पैसे की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर बैंक ये बोल दे कि हम पैसा तो आपको देंगे बट एट 36% इंटरेस्ट हो, तो वो भी किसी को लाभप्रद नहीं रहेगा। तो यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी, महंगाई को भी काबू में लेना है और डिफ्लेशन को भी काबू में लेना है। और ये कैसे टारगेट करेंगे? लेटेस्ट सिस्टम इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, रूरल एंड अर्बन ऑल इंडिया। और ये नियम की 2% से कम भी नहीं होना चाहिए और 6% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच आपने काबू में करना है। सो दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए, महंगाई से तो लड़ना है, साथ साथ डिफ्लेशन से भी लड़ना है कि 2% से महंगाई कम भी ना हो जाए। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्राइस स्टेबिलिटी। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ। ग्रोथ कैसे? ये एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, विद्यार्थी है, इन सबको जो भी लोन चाहिए तो वो नियत दर पे उन्हें मिले जाए, उनका कोई शोषण या एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट है, उन सभी सेक्टर्स को भी पैसा जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि गरीब लोग, किसान, MSME, इनको भी लोन में पैसा मिले। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है। सो मॉनेटरी पॉलिसी के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी एंड सेकंड इज ग्रोथ। इससे यूपीएससी ने प्रीलिम 2015 में एक कठिन सवाल पूछ लिया। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? पहला वाक्य, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली। जब भी ऐसी कोई एब्सोल्यूट टर्म आ जाए, ओनली, ऑल, मस्ट, शैल, तो सावधान होना चाहिए। क्या है ये स्टेटमेंट? सही है क्या? नहीं है, क्योंकि ये ओनली बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। सही है क्या? मतलब अगर ये नहीं तो राजन भाई ऐसे टाइम पास में मॉनेटरी पॉलिसी। थर्ड स्टेटमेंट, इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। क्या ये सही है? अभी बात करिए, दीनदयाल सूटकेस ले लो योजना या राजीव गांधी सूटकेस ले लो योजना के नाम पे पैसा हाथ में दे दिया तो अपने आप दाम बढ़ते जाएंगे अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जवाब क्या होगा? डी, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया 2015 प्रीलिम में। आगे, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी के दो ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, प्राइस स्टेबिलिटी करना है और ग्रोथ को भी देखना है। अब इसके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी आप बनाएंगे तो उसके दो प्रकार के हथियार या टूल्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव या जनरल या इनडायरेक्ट टूल्स, जहां पे आ जाएंगे अपने रिजर्व रेशियो, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन और रेट्स के नाम पे बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर दो चीज होती है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। और उसके विपरीत कुछ होते हैं क्वालिटेटिव या सिलेक्ट या डायरेक्टिव टूल्स। मार्जिन या लोन टू वैल्यू रेशियो, अक्षय कुमार। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, EMI, नैनो कार। क्रेडिट रेशनिंग, स्टालिन का पोस्टर, अदरवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आप समझ सकते। मॉरल सुएशन मतलब राजन भाई की दो आंखों की शर्म न के देख के वो बैंक वाले अपने लोन रेट वगैरह कुछ ठीक कर दे, और अगर कोई बात नहीं माने तो लास्टली डायरेक्ट एक्शन। अब ये सारी चीज उनकी थियरी L1 P2 से लेके P9 में आप घर पे देख लेना। आज हम जल्दी से रिवीजन करके लेटेस्ट चीजों पे फोकस करेंगे। खैर, इस क्लासिफिकेशन से भी यूपीएससी वालों ने 2015 में एक सवाल पूछ लिया। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग: बैंक रेट,
ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, इनमें से कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स हैं? कौन से हैं? बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक, तो 1 एंड 2, राइट। अब इसको जरा ट्विस्ट भी कर सकते थे, यही स्टेटमेंट कि बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू, इनमें से कौन से क्वालिटेटिव, इनडायरेक्ट या सिलेक्टिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? तो क्या जवाब होगा? नन। बैंक रेट, ओएमओ, दे आर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यस, लेकिन वो कौन से हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स है, क्वालिटेटिव टूल्स नहीं है। ठीक, आते हैं सीधे रेट से, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। मैडम को शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है, 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो राजन भाई के पास अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी भेज देती है, भाई उसको 100 करोड़ रुपए देते हैं, इस शर्त के साथ कि एसबीआई यही वाली सिक्योरिटी 7 दिनों के बाद 108 करोड़ में भाई से वापस खरीद लेंगी। तो भाई को कितना प्रॉफिट हुआ? 8%, दैट इज रेपो रेट। और वो इसलिए रेपो क्योंकि रीपर्चेज हो रहा है उसी सिक्योरिटी का। मतलब रेपो मार्केट के अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए उधारी चलती है, लेकिन आपको गिरवे कुछ रखना पड़ता है। कोलेटरल क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और बैंक के, आरबीआई के सभी क्लाइंट्स इस रूट से शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर सकते हैं, मतलब बैंक भी आ गई, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और सभी। लेकिन शर्त यह है शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के लिए कि एसएलआर के नाम पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्होंने एक बाजू रखनी पड़ती है, वो वाली वो इधर गिरवे नहीं रख सकते। अब सवाल कि ये रेपो रेट है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? इसका मिरर इमेज बन जाए, दैट इज व्हेन आरबीआई बोरोज फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स फॉर शॉर्ट टर्म यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल, तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। अब सवाल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच क्या फॉर्मूला है? पहले ये था कि रिवर्स रेपो रेट मतलब रेपो रेट से 1% कम होगा, लेकिन अप्रैल 2016 में आरबीआई की लेटेस्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में ये बोला कि ये जो पॉलिसी कॉरिडोर है 1% का, उसे कम करके कर दिया 0.5%। इन अदर वर्ड्स, रेपो रेट बराबर, सॉरी, रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल टू रेपो रेट माइनस 0.5%। ठीक, आगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? अगेन एसबीआई को शॉर्ट टर्म उधारी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भाई के पास गिरवे रखती है, भाई उसको पैसे देते हैं शर्त के साथ कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई वापस खरीद लेगी, लेटर से 7 दिनों के बाद 109 करोड़ में। तो भाई का प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 9%। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेपो रेट में क्या अंतर है? एमएसएफ में केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाले ही आके उधारी कर सकते हैं, और उस वक्त वो एसएलआर कोटा के नाम पे जो एक तरफ सिक्योरिटीज रखी है, वो भी यहाँ पर गिरवे रख सकते हैं। बट कुछ कैवियट्स है, ऐसा भी नहीं कि लेटर से 21.25% एसएलआर करना था तो वो सारी यहाँ पर वापस गिरवे रख के नया पैसा बना दिया। एनडीटीएल के हिसाब से जाना पड़ता है, वो पूरी थियरी आप L1 P2 में देख लेना। ठीक, तो दिस इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फंडा यही है कि बैंकों को, शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से उधारी में पैसा लेना है यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलैटरल, तो वो इस रूट से भी जा सकती है। अब सवाल कि एमएसएफ और रेपो रेट में क्या रिलेशन है? एमएसएफ इक्वल्स रेपो रेट प्लस 1%, ऐसा पहले था, लेकिन अप्रैल 2016 में अपडेट किया तो भाई ने बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर में कम करके करता हूं 0.5%, मतलब रेपो रेट प्लस 0.5% इक्वल्स एमएसएफ। अब बैंक रेट क्या है? अगेन एसबीआई को उधारी में पैसा चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, और उस पे वो लेटर से 9% ब्याज पे राजन भाई उसको उधारी में पैसा भी देते हैं, और गिरवे कुछ भी नहीं रखना है बैंक ने, कोई गाड़ी भी नहीं, कोई सिक्योरिटी भी नहीं, कोई मकान मिलकत कुछ नहीं, तो दैट इज बैंक रेट। और अगर बैंक रेट का दूसरा एक उपयोग ये है, मान लो ये कोई भी बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपना सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करती, तो उस पे जो पेनल्टी रेट्स लगेंगे वो बैंक रेट के साथ टाई अप रहते हैं। अब न्यूज़पेपर के अंदर कई बार बोलते हैं रेपो रेट चेंज किया, कई बार बोलते हैं पॉलिसी रेट चेंज किया, कई बार बोलते हैं बेंचमार्क रेट चेंज किया, ऑल थ्री आर सेम। अप्रैल 2016 से पहले सिस्टम क्या था? रेपो रेट, ठीक, उससे 1% कम करो तो रिवर्स रेपो रेट, उस रेपो रेट प्लस 1% करो देन इट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। 2016 अप्रैल के अंदर बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, राजन भाई ने बोला कि ये पॉलिसी कॉरिडोर जो है 1% वाला, उसे मैं कम करता हूं और उसे करता हूं 0.5%। तो मतलब ठीक है, आप समझ सकते हैं वो 1% के बदले माइनस 0.5% करना है। और हमेशा से ही, मतलब कुछ लंबे समय से, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो भी रेट होगा, बैंक रेट भी उतने ही % होगा। ये दोनों एक चीज नहीं है, बट उनके परसेंटेज जो रेट हैं वो एक किए गए हैं। अब 2016 अप्रैल से पहले रेपो रेट था
6.75%। और 2016 अप्रैल के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में भाई ने बोला कि मैं रेपो रेट के अंदर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करता हूं। तो मुझे बताओ नया कितना होगा? 1% इक्वल्स 100 बेसिस पॉइंट्स, राइट? तो 25 बेसिस पॉइंट कितना होगा? 0.25। तो 675 माइनस 0.25, तो नया रेपो रेट कितना होगा? 6.50। और क्योंकि पॉलिसी कॉरिडोर को कम करके बोल दिया 0.5%, तो रेपो रेट में प्लस 0.5% करो, एमएसएफ कितना हुआ? 60%। और रिवर्स रेपो रेट कितना होगा? तो रेपो में से माइनस 0.5 करो, तो कितना होगा? 6%। ठीक। और इसके अलावा एमएसएफ और रिवर्स रेपो रेट के जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो रविवार को भी मुंबई के अंदर आरबीआई करेगी। और भी बात कि एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वाला जो पूरा सिस्टम चलता है ओवरऑल इट इज कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और उसके बाजू में जो है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी और उसके ये क्वांटिटेटिव टूल्स जिसके अंदर ये रेपो रेट, पॉलिसी रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, इनकी मदद से महंगाई को या डिफ्लेशन को कैसे लड़ना है वगैरह। महंगाई से लड़ना हो तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टियर मनी पॉलिसी। और डिफ्लेशन से लड़ना हो तो मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी। तो किस प्रकार से मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा ऐसा आप विजुअलाइज करो। सीआरआर एसएलआर, तो यहाँ पर आप उसे बढ़ा दो तो बैंकों के पास कम पैसा उधारी में घुमाने के लिए होगा, तो दैट इज टियर मनी पॉलिसी। इन्फ्लेशन से लड़ सकते हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में उसी प्रकार आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना शुरू करे, रेपो रेट या कोई भी पॉलिसी रेट को वो बढ़ा दे, लाइक दैट। तो इस तरफ का टेबल आपने याद कर दिया तो डिफ्लेशन उसका ऑपोजिट, इंक्रीज तो डिक्रीज, सेल तो बाय, यहाँ पर भी वो ठीक। ये भी अगेन रिकैप ही था, L1 वाले वीडियो में पूरी थियरी आप देख लेना। हम वापस आते हैं। पिछले 2-3 सालों में रेपो रेट का क्या ट्रेंड रहा। 2013-14 में आपको पता होगा कि महंगाई ज्यादा थी, तो महंगाई से अगर लड़ना हो देन आरबीआई शुड परस्यू टियर मनी पॉलिसी, मतलब रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए। तो वो धीरे धीरे उसे बढ़ा रहे हैं, रेट को आप फोकस करिए। और सबसे ज्यादा कर दिया अक्टूबर में 2013 9% था। फिर धीरे धीरे कम करना शुरू किया। महंगाई तो खैर काबू में नहीं आई थी, बट बहुत ज्यादा ऊंचे भी अगर रेपो रेट हो तो बिजनेसमैन कंज्यूमर को सस्ते दाम में लोन नहीं मिले तो वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगेन डिमांड को बूस्ट करना है तो आपने थोड़ा कम भी करना पड़ेगा, तो उसे वापस स्टेबिलाइज किया और 8% के आजू बाजू चलते रहे। फिर 2015-16 में धीरे धीरे महंगाई काबू में आने लगी और नीचे जाने लगी, महंगाई कम होने लगी। उस वक्त फिर आपने ये भी देखना पड़ेगा कि लोगों को सस्ते दामों में अगर लोन मिलते रहे तो ग्रोथ अपना बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो जब महंगाई काबू में आने लगी तो राजन भाई धीरे धीरे आप देखिए रेपो रेट को कम कर रहे हैं। और आप देखिए ये है रिवर्स रेपो रेट, पहले 1% था, तो आप देखिए पॉलिसी कॉरिडोर कैसे चल रहा है। और अप्रैल 2016 में अचानक से उन्होंने 1% से कॉरिडोर कम करके कर दिया 0.5%, तो ये पॉलिसी कॉरिडोर नैरो हो गया। सीआरआर तो टेक 4% हमेशा से बरकरार था। दूसरी बात, रघुराम राजन के आने से पहले आरबीआई हर 45 डेज पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती थी। बाई के आने के बाद सिस्टम है बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, मतलब एवरी 60 डेज ही विल अपडेट द मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस हिसाब से ये कुछ चल रहा है। इन शॉर्ट, महंगाई से लड़ने के लिए उन्होंने रेपो रेट बढ़ाया था। जब महंगाई काबू में आ गई तो ग्रोथ को भी देखना है, ये भी देखना है कि डिफ्लेशन शुरू ना हो जाए, तो उन्होंने धीरे धीरे रेपो रेट कम करना शुरू किया। तो साथ ही साथ क्या महंगाई को वो लड़ पाए? हाँ, आप देख सकते हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों में धीरे धीरे कमी आई है, और डब्ल्यूपीआई में तो उम्मीद से ज्यादा कमी आ गई, अब वो नेगेटिव रेट में चल रहा है। ठीक, इन्फ्लेशन इंडेक्स ये सब कैसे तय होता है, L5P7 थियरी आप देख लेना। अब सवाल कि हाँ, राजन भाई ने ये कुछ मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म लिए, 45 डेज की जगह 60 डेज पे वो अपडेट करते हैं और धीरे धीरे कम करते हैं, ज्यादा करते हैं वगैरह। और क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए? 2014 में उन्होंने उर्जित पटेल कमेटी बनाई जिसने बहुत सारे सुझाव दिए, जो कि L1P4 में हमने थियरी देख ली है। उसके बाद 2015 फरवरी में इसी कमेटी के रिपोर्ट के अनुसंधान में फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के बीच एक फ्रेमवर्क, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क यानी कि मौद्रिक नीति संरचना, उस पर हस्ताक्षर किए गए कि इस हिसाब से अब आरबीआई काम करेगी। और 2016 फरवरी में बजट आया, तब सरकार ने ये बोला कि इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को वैधानिक स्टैट्यूटरी स्टेटस देने के लिए हम आरबीआई के कानून में कुछ बदलाव करेंगे। ठीक, तो उर्जित पटेल तो हमने समझ लिया, वो थियरी आप देख लेना। ये फ्रेमवर्क और इसकी बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क
15 से जो चीज लागू हुई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने आपस में एक फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर किए हैं, उस हिसाब से काम किया जा रहा है अभी के समय में 2015 से लेकर आज की तारीख तक। कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? आरबीआई गवर्नर बनाएंगे, और भगवान ना करे राजन भाई को कुछ हो जाए तो उनकी गैरहाजिरी में कौन बनाएगा? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो तय करेगा रेपो रेट इतना होना चाहिए, एसएलआर सीआरआर वगैरह। दूसरी बात, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे वहां पर उन्होंने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FIT उसे फॉलो करना होगा, जहां पर पॉलिसी रेट का मतलब होगा रेपो रेट, और रेपो परचेज वगैरह का काम जो भी किया जाएगा वो आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से वो सिस्टम चलेगा। नेक्स्ट थिंग, ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग तो मतलब कोई टारगेट करोगे क्या? CPI कंबाइंड रूरल अर्बन, और ये कौन आंकड़े प्रसिद्ध करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और फ्लेक्सिबल रेंज दिया गया है, ऐसा नहीं बोला कि 4% महंगाई को करना है, नहीं, 2% से कम भी नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स 4% विथ बैंड ऑफ 2%, 4 - 2 करो तो 2%, 4 + 2 करो तो 6%, तो 2 से 6% CPI कंबाइंड के अंदर आरबीआई ने महंगाई को काबू में करना है। मतलब आप याद करो, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वाज प्राइस स्टेबिलिटी, डिफ्लेशन भी नहीं आने देना, मतलब 2% से कम भी नहीं होना चाहिए, और इन्फ्लेशन भी नहीं, मतलब 6% से ज्यादा भी नहीं होने दो। उसके अलावा हर 6 महीने पर आरबीआई एक डॉक्यूमेंट रिलीज करेगी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन के बारे में, कि अगले 6 से 18 महीने तक हमें ये लगता है कि महंगाई इतनी रहेगी, इतनी रहेगी। अब आरबीआई की असफलता कब मानी जाएगी? टारगेट उन्हें दिया गया है CPI कंबाइंड 2 to 6%, लेकिन आरबीआई अगर 3 क्वार्टर तक कंटिन्यूअसली, मतलब 3 into 3 9 मंथ्स तक 2 से 6% के बीच महंगाई को काबू में ना कर पाए, देन इट विल बी कंसिडर्ड द फेलियर ऑफ आरबीआई। उस वक्त आरबीआई ने सरकार को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों आप फेल हो गए, नेगेटिव मार्किंग में चला गया था या तैयारी कम थी वगैरह, और उसके लिए अब आप रेमेडियल एक्शन क्या लोगे, और एस्टिमेटेड कौन सी डेडलाइन में आप वापस इस बैंड में आ जाओगे। सो दिस इज प्रेजेंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। अभी आगे बात चल रही कि इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस देंगे। यस, वो कैसे? अब इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए कागज पे। स्टैट्यूटरी स्टेटस तब होगा जब आरबीआई एक्ट के अंदर कुछ सुधार करके आप बोल दो कि दिस इज द सिस्टम वी विल फॉलो। और दूसरी बात, अभी के लिए काम कौन कर रहा है? आरबीआई गवर्नर विल डिसाइड। बात ये चल रही है कि उसके बदले एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाए, जहां पर कुछ दूसरे लोग भी हो और पूरा कलेक्टिव डिसीजन लिया जाए। तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, हाँ, कि इस साल तो बस 2 पॉइंट से ही मैं कट ऑफ में रह गया, लेकिन अगले साल बेशक तैयारी करके सिलेक्ट हो जाऊं तो हाँ ठीक हो जाना, वरना बाइक नहीं मिलेगी। बजट 2016 में क्या बोला गया मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में? जेटली ने बोला हम आरबीआई एक्ट के अंदर सुधार करेंगे ताकि ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बनाया है ये वाला, इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाए। उसका फायदा ये रहेगा कि ये सरकार दूसरी सरकार एक स्टेबिलिटी से काम चलता रहे। और दूसरी बात, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नर खुद नहीं तय करेंगे, इट विल बी अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये कमेटी का क्या गठन होगा अभी कुछ आंकड़े बाहर नहीं आ रहे, बट न्यूज़पेपर में कई बार चलता है कि उसमें आरबीआई के 3 नुमाइंदे होंगे और सरकार की तरफ से 3 नुमाइंदे होंगे। तो ये जब बनेगा तब, मतलब ये मुद्दा चर्चा में चलता ही रहेगा जब कानून बनेगा, मतलब प्रीलिम मेंस इंटरव्यू तक रेलेवेंट। ठीक, वापस आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी ड्यूअल ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। उसे लागू करने के लिए भाई के पास 2 प्रकार के टूल है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अभी क्वांटिटेटिव टूल्स में रेट्स के नाम पे बैंक, MSF, LF, रिपो, RR वो बातें कर ली। अब आगे बढ़ते हैं।